आपको पता है कि टाइम देखिए कितना थोड़ा रह गया, महीना भी नहीं है आपके पास, महीना 2 महीने भी टोटल नहीं बनते आपके पूरे। हारिस दिखा दीजिए मुझे। मिस क्या करना है हमने? आपको होमवर्क दिया था तो वो आपने ना मुझे वीडियो ऑन करके अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, तो मुझे ज़रा दिखा दीजिए होमवर्क। ठीक है मिस। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बाकी सारे बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ। मिस ये देख, परचेज ये मैंने स्टार्ट किया हुआ, थोड़ा सा रहता है, मैं कर लेता हूँ। अच्छा ये मुझे दिखा दें, ये परचेज प्रोसेस है। अच्छा जी ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, सेकंड वाला ठीक है। ठीक है हारिस, मुझे सेकंड स्टेप दिखा दीजिए। मिस ये मेरा है। हाँ जी, मुझे बताइए कि आपका कौन सा है और हारिस का कौन सा है, मैं राइटिंग पहचानती हूँ। मिस ये मेरा है, सच्ची बात है। ये आपका है ठीक है, लेकिन हारिस ने भी अभी वीडियो ऑन की हुई थी थोड़ी देर पहले। मिस हाँ ये जी। जी लास्ट मिस, स्टेप देख। मेरा थोड़ा सा बीच में पेंडिंग में, भी देता हूँ आपको ना व्हाट्सएप। मिस ये लास्ट स्टेप है। हाँ जी, ये मुझे चल गया, ये आपका है ठीक है। सारे कंप्लीट किए हैं माजिद आपने? यस मिस, सारे कंप्लीट किए हैं, मतलब रेलिवेंट रेलिवेंट पॉइंट, मेन मेन पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, आपने मुझे ये व्हाट्सएप कर देना है। चलिए जी ठीक है, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए अपनी। थैंक यू। ओके जी। अली जावेद आपको लेक्चर्स नहीं मिले अभी तक? नहीं मिस, अभी तक नहीं मिले। अच्छा जी। नुमान वीडियो ऑन करके मुझे ज़रा नोट्स दिखा दें अपने। उसामा क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी चलिए उसामा, आप मुझे इवनिंग में सेंड कर दीजिए। ठीक है जी, आप सबने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है सारी पिक्चर्स। मैं अभी आपको थोड़ा सा अगर आप नहीं भी लेक्चर ले सके तो मैं आज आपको थोड़ा सा इतना आइडिया तो ज़रूर दे दूंगी कि आप उसे लिख कैसे सकें। ठीक है, चले मैंने एक चीज़ जो उस वक्त इंटेंशनली छोड़ी थी, अब मैं उसको थोड़ा सा गाइड करती हूँ आपको, आपने उसको करना कैसे है। इवनिंग में मुझे जो है वो आपके ये नोट्स मिल जाने चाहिए। अच्छा एक चीज़ है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पूरा सेल का प्रोसेस पढ़ लिया, पूरा परचेज का प्रोसेस भी आप पढ़ आए हैं, लिख के भी आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं अब कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखूंगी, मुझे आपने बताने हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कब इशू किए जाते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं, कौन इशू करता है। ठीक है जी। एक मैं लिखती हूँ सेल ऑर्डर, एक मैं लिख रही हूँ परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीट नोट, गुड्स डिस्पैच नोट, क्रेडिट नोट। मैम ये माइक ऑफ करवा दें
बशीर अब्बास। डेबिट नोट किसका माइक ऑन है जी? उसामा बिन जावेद। सारे अपने माइक म्यूट कर दीजिए, अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछना हो तो माइक म्यूट करके रखा करें, इसलिए फिर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, ठीक है। चलें, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे आप जब भी आप एंटिटी की मैं बात करूंगी तो यही डॉक्यूमेंट्स जो है बार बार आगे पीछे होके, तो सेल परचेज में यही डॉक्यूमेंट्स बार बार इसी का जिक्र किया जा रहा है, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नहीं किया जा रहा है। बताइए जी, सेल ऑर्डर क्या होता है? हारिस आप बताइए। मैम सेल ऑर्डर तब जब कोई वेंडर सेल का ऑर्डर देता है किसको? एंटिटी को। सेल ऑर्डर प्रिपेयर कौन करता है? एक और चीज रह गई है। मैनेजमेंट का बंदा करता है सेल ऑर्डर। अच्छा जी, चलिए मैं सेल प्रोसेस में भी जरा बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स कब कब इशू किए जा रहे होते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेल प्रोसेस में आपको ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है। आपको एक कस्टमर की कॉल आती है, सर आपकी एक एंटिटी से हम एक, आप लेट से फर्नीचर बनाने का जो है वो बिजनेस करते हैं, फर्नीचर सेल परचेज करना, ठीक है। तो आपका बिजनेस है जी से फर्नीचर सेल करना। आपको एक कस्टमर की कॉल आई, सर वो हमने आपसे देखा, कस्टमर एक वेबसाइट पे देखा, हम आपसे जी ये फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, इसके आपने एक फलां पिक्चर्स लगाई हुई थी इंटरनेट पे, तो मैं अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है जी। आप अगर कहीं से चले मैकडॉनल्ड कॉल करते हैं तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, सबसे पहले तो सेल तब तक नहीं होती, सबसे पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। आप कॉल करके जी, कॉल करके या जाके फिजिकली जिस तरह से भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे जी, सर फलां ये चीज़ चाहिए मुझे, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। आप उससे स्पेसिफिकेशन पूछ लेते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जी ये मेरे स्टॉक में मौजूद है कि नहीं मौजूद, आप साथ वो भी चेक कर लेते हैं कि आपके ये स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। अगर नहीं है तो आप उसे कह देते हैं कि जी नहीं है, तो फिर आप ना कर देते हैं। अगर है तो आप कहते हैं कि चले हम इसको देखते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये नया कस्टमर है या पुराना कस्टमर है। नया कस्टमर है तो फिर जाहिर सी बात है, आप उससे पूछेंगे कि सर आप क्रेडिट पे लेना चाह रहे हैं, वो कहेंगे जी क्रेडिट पे लेना चाह रहा हूँ। तो फिर आप कहेंगे जी सर नए, अगर आप कस्टमर हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा जी आप नए कस्टमर हैं, पहली दफ़ा परचेज कर रहे हैं हमारी कंपनी से, तो फिर आप इसकी लिमिट अप्रूव करवाएंगे। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इसकी लिमिट अप्रूव करवाएंगे। सबसे पहले क्या होगा जी, ऑर्डर आप रिसीव करेंगे, ओके। ऑर्डर रिसीव किया, फिर आप क्या करेंगे, इस न्यू कस्टमर है अगर तो न्यू कस्टमर की क्रेडिट लिमिट अप्रूव करवाएंगे कि इस कस्टमर को कितनी देर तक का, मतलब कितने अमाउंट तक का उधार दिया जा सकता है, कितने अमाउंट तक की चीजें उधार पे दी जा सकती हैं। इसके अलावा न्यू कस्टमर का आप एक और चीज भी चेक करते हैं, बताइए जरा जल्दी से। रेफरेंस। क्रेडिट रेफरेंस, कि भाई ये बंदा कल को पैसे दे भी सकेगा कि नहीं दे सकेगा। तो क्रेडिट रेफरेंस वो जो आप उससे पूछते हैं कि सर आपको ये हमारी वेबसाइट का पता कैसे चला, कैसे आपने हम तक हमें अप्रोच किया, रैंडमली या किसी ने खास आपको बताया था, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक कस्टमर है कि नहीं है, तो जरा रेफरेंस देने की भी कोशिश करेंगे। ऑर्डर ले लिया, न्यू कस्टमर ने आपको अप्रोच किया, उसका क्रेडिट रेफरेंस चेक करेंगे, फिर उसकी क्रेडिट लिमिट, ऑर्डर आपने कर लिया जी रिसीव, ठीक है जी। आप उससे पता वगैरह सारी उससे कहते हैं कि जी आप हमें डिटेल सेंड कर दें, तो कस्टमर आपको सारी डिटेल अपना पता बता देता है, कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। अब क्या होता है, नया कस्टमर का आपने क्रेडिट रेफरेंस कर लिया, नए कस्टमर का आपने क्रेडिट लिमिट भी चेक कर लिया आप, और अगर ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा,
अगर ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? फिर आपको क्या उसका क्रेडिट रेफरेंस चेक करने की जरूरत है? मिस क्या उसका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग लिमिट बैलेंस चेक करनी करेंगे। पड़ेगी। आप बस ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को उसकी जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट है उसके अंदर अंदर आपने उसका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करना है, अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर, इसमें आपने ये इंश्योर करना है। ठीक है जी, चले आपने ऑर्डर ले लिया, सब कुछ आपको पता चल गया जी हमारे कस्टमर की तरफ से एक ऑर्डर आ गया है। अभी तक बातें चल रही हैं कोल शोल पे, चीजें तय हो गई, हो गया, ऑर्डर लेने वाला बंदा जो है उसने ऑर्डर ले लिया। ठीक है जी, अब क्या होगा, उसने ये सारी चीजें डिटेल में करने के बाद अब वो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा, वो सबसे पहले अब राब्ता करेगा, कांटेक्ट करेगा, मजीद उससे पूछेगा जो वेयर हाउस में बंदा बैठा हुआ है इन्वेंट्री को देख रहा है, उससे पूछेगा कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है टू इंश्योर। तब तो मैंने आपसे पूछा था तो स्टॉक ठीक है, अब मुझे जरा डिटेल में बता दीजिए ये स्टॉक जरा रेडी रखिए टू इंश्योर कि स्टॉक जो है वो रेडी है, क्योंकि हमने ये अब कस्टमर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, हमने ये मैंने स्टॉक अलग कर दिया ये वाला, तो हमने ये फलां फर्नीचर जो है भिजवाना है, तो मैं गोडाउन वगैरह से मंगवा लेता हूँ। ओके, जब ये चीजें तय हो जाती हैं, अब आप क्या करते हैं, आप वेंडर हैं आप, ठीक है, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, आप वेंडर हैं, हम वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप वेंडर हैं, हम एक सेल ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी, हम बनाएंगे सेल ऑर्डर, और सेल ऑर्डर पे लिखेंगे क्या? सेल ऑर्डर स्पेसिफिकली इसलिए होता है कि एंटिटी एक डॉक्यूमेंट बनाए जिस पे वो क्वांटिटी लिखेगी, हमारे कस्टमर को कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसका रेट स्पेसिफाई करेगी, उसका कस्टमर का आईडी नंबर, जाहिर सी बात है जब उसका क्रेडिट रेफरेंस आपने चेक किया तो उसको आपने एक स्पेसिफिक आईडी नंबर अलॉट किया होगा, वो उसके ऊपर लिखा। ये सारी चीजें तय करने के बाद ये एक सेल ऑर्डर कोई इनवॉइस नहीं है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर अभी सिर्फ आप अपने एम्प्लॉइज को एक तरह से अपनी मैनेजमेंट को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि जी ये सेल होनी है, ये सेल करनी है हमने, ये सारी चीजें मैंने ऑर्डर प्रोसेस कर लिया है, क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर है, क्वांटिटी उसने ये ऑर्डर की है, रेट जो है इसके ऊपर ये लगेगा, आईडी नंबर इस बंदे की ये है, ये सारी चीजें लिख के आपने एक सेल ऑर्डर प्रिपेयर कर लिया। ठीक है जी, फिर आप जाहिर सी बात है इस सेल ऑर्डर को अप्रूव करवा लेंगे, अपनी जो भी होगा, आप प्रिपेयर हैं तो आप सेल ऑर्डर को प्रिपेयर कर लेंगे। फिर अगर कहते हैं कि जी इतनी अमाउंट तक की अगर आप सेल करेंगे तो अप्रूवल भी चाहिए, तो आप अप्रूव करवा लें सेल ऑर्डर को फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, जो भी बंदा है अथॉरिटी पे। सेल ऑर्डर प्रिपेयर हो गया, अब क्या करना है जी, अब आपने गुड्स देनी है, उसको डिलीवर करनी है, गुड्स क्या करनी है, डिस्पैच करनी है। और अब जब आप वेयर हाउस वाले बंदे से राब्ता करेंगे, सर ये ले मैंने सेल ऑर्डर प्रिपेयर कर दिया, ये एक तरह का आपको ऑर्डर दे रहा हूं मैं कि इन्वेंट्री निकाल दीजिए अपने वेयर हाउस से इतनी, ये हमने इस बंदे को भिजवानी है। वो बंदा इन्वेंट्री निकाल देगा, फर्नीचर इतना है जी फलां का, ये निकल गया, ये लें जी सर, निकाल दिया। चलें, जैसे ही उसके वेयर हाउस से इन्वेंट्री निकलेगी तो कौन सा नोट इशू करना है आपने, गुड डिस्पैच dispatch गुड्स डिस्पैच नोट। उसके वेयर हाउस से इन्वेंट्री निकली और बकायदा आपने उसे शिफ्ट कर दिया, जिस तरह से भी आपने उसे ट्रांसपोर्ट पे भिजवा दिया, अब आपका बन गया जी गुड डिस्पैच नोट। अब एक आपके देखा होगा कि जी हर वेयर हाउस ने अपनी एक वो रिसीट टाइप की कुछ रखा होता है और वो सीक्वेंशियली नंबर पे डॉक्यूमेंट पे चल रहा होता है, आज के दिन ये वाली इन्वेंट्री निकली, उसका नंबर आ रहे होते हैं, 5th नंबर पे ये इन्वेंट्री निकली हमारे गोदाउन से, तो इस वजह से कहते हैं कि जी ये गुड डिस्पैच नोट सीरियली नंबर्ड होते हैं। आपको पता चलता है जी कि 5वें नंबर पे ये वाला फर्नीचर निकला, 6ठे नंबर पे ये आज के दिन में 6ठा जीडीएन ये इशू हुआ, तो आज ये इन्वेंट्री निकली। ठीक है जी, गुड डिस्पैच नोट आपने इशू किया, जिसको आप गुड्स डिलीवरी नोट भी कहते हैं, गुड्स डिलीवरी नोट। आपने ये सेल ऑर्डर की कॉपी, और सेल ऑर्डर की कॉपी खैर ये है तो आपके अपने पर्पस के लिए है, आप ले जाएंगे गुड्स डिलीवरी नोट की कॉपी, 2-3 कॉपियां कराएंगे, और जब एक बंदा जाहिर सी बात है चीजें भिजवा रहा होगा कस्टमर के पास, कोई लेके गया होगा, जब लेके गया होगा तो साथ ही आपने उससे एक्नॉलेजमेंट ले लेनी है, किस पे जी, किस पे, डिस्पैच नोट रिसीप्ट हो गई, जीडीएन पे, गुड्स डिस्पैच नोट पे आपने जो गुड्स डिलीवरी नोट इशू किया है उसके ऊपर आप उससे कहेंगे सर यहाँ पे साइन कर दें कि आपको हमारे गोडाउन से जो चीजें निकली थी वो अब आप तक पहुंच गई। ठीक है जी, अभी हम गुड रिसीट नोट की तरफ नहीं आ रहे, उसको जरा साइड पे रखें,
हम अपने परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। हमारा जो है GDN हो गया, गुड्स डिस्पैच नोट, उसके ऊपर हमने अपने कस्टमर के करा लिए साइन। उसके साइन होने का मतलब ये कि उसने चीजें रिसीव कर ली हैं। हम 2 कॉपियां उसकी कराई होंगी, एक कहेंगे सर ये आप अपने पास रख ले, ये आप ये हमारे गोडाउन से निकली आपके पास आ गई, एक पे हम साइन करवा के उससे कॉपी वो वापस ले आएंगे, जो ऑथेंटिक एविडेंस होगा कि जी हमारे कस्टमर ने चीजें रिसीव कर ली हैं। ओके हो गया। आपने GDN को प्रिपेयर किया, जब GDN को इशू आपने किया था, आपकी बुक से वो इशू हुआ है, आपने इशू किया, ठीक है, और उस आपके कस्टमर के लिए ये GDN क्या है, एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है ये। ओके जी, आपने GDN के ऊपर साइन करवा लिया। अब आप आ गए वापस, आपने कहा जी ये ले चीजें हो गई हैं, उसको डिलीवर हो गई हैं, उसका सेल ऑर्डर उसको जो भी था हमने डिलीवर कर दी है। हम चूंकि सेल प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं और परचेज प्रोसेस इसलिए पढ़ रहे हैं, ज्यादातर चीजें क्रेडिट पे चीजें सेल हो रही होती हैं, सेल परचेज, तो उसके लिए फिर पूरा ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा होता है। क्योंकि अगर कैश पे तो ये तो मसला ही खत्म हो जाएगा। कैश पे तो हम उसे कहेंगे जी जैसी चीजें डिलीवर होंगी तो फौरन पैसे दे दिए जाएंगे, इतनी कोई नौबत आएगी नहीं क्रेडिट लिमिट की, रेफरेंस चेक करने वाली, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। आपने जब GDN पे एक्नॉलेजमेंट ले ली, आप आ गए वापस और आपने कहा ये ले GDN पे मैंने साइन हो गया है, कस्टमर ने हमारी चीजें रिसीव भी कर ली हैं। अब क्या करना है जी, जल्दी से बताइए। इनवॉइस। अब देखिए, अब हमने उससे पैसे भी तो लेने हैं, अब हम उसे इनवॉइस करेंगे। अब हम कहेंगे सर इसने चीजें ले ली हैं, अब हम करते हैं इनको इनवॉइस। अब हम हमारे तरफ से गुड्स निकल गई, डिलीवर भी हो गई, अब हमारा ये बकायदा रेवेन्यू बन गया है। तो याद आता है जी IFRS 15 IAS 18 कि जैसे ही आपकी गुड्स डिलीवर होगी तो अब आपको पता है कि ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आप करते हैं जी इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं। अब ये इनवॉइस प्रिपेयर करने वाला बंदा कोई और है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, जो एक्नॉलेजमेंट लेके आने वाला बंदा कोई और है। इसने आके जी इनवॉइस प्रिपेयर यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आके राब्ता किया और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आके उसने कहा जी कि ये ले सर, क्या क्या उसे देगा, ये ले सेल ऑर्डर, ये सेल ऑर्डर प्रिपेयर हुआ था, हमें ऑर्डर किया गया था कि जी इतने तक की अमाउंट की चीजें निकाल दें इन्वेंट्री से, ये ले जी हमारा GDN, इसके ऊपर कस्टमर के साइन हुए हैं। तो ये दोनों चीजें इस बात का ऑथेंटिक एविडेंस है कि जी सेल हो गई है, चीजें भी डिलीवर हो गई हैं। अब आप जरा इसको इनवॉइस कर दें, ठीक है जी। चलें, आप इनवॉइस कर देंगे। आप उसको इनवॉइस प्रिपेयर करने वाला आप बकायदा क्वांटिटी लिखेगा और अमाउंट लिख के बकायदा अब इनवॉइस भिजवाई जाएगी। किसको भिजवाई जाएगी जी? कस्टमर को अब ये इनवॉइस भिजवाई जाएगी। जैसे ही कस्टमर को इनवॉइस भिजवा दी जाएगी, आप कहते हैं इनवॉइस भी, अब आपके 3 डॉक्यूमेंट हो गए। आप कस्टमर को इनवॉइस भी भिजवा देंगे, साथ GDN भी भिजवा देंगे, वो तो पहले ही उसके पास है। इनवॉइस भिजवा देंगे कि ये ले जी अब हमें पेमेंट कर दें। आपने इनवॉइस करने के बाद अब आपने एक और काम भी तो करना है। क्या काम करना है जी? रिकॉर्डिंग करनी है। अब आपने एंट्री रिकॉर्डिंग करनी है अपनी बुक्स में। ये तो आपकी इनवॉइस प्रिपेयर हुई। जब आपकी इनवॉइस प्रिपेयर होती है, ये सारा प्रोसेस फॉलो हो रहा था, लेकिन तब तक आप कोई एंट्री नहीं कर रहे होते अपने सिस्टम में, ठीक है जी। आप एंट्री कब करेंगे? जब आपकी ये इनवॉइस हो जाएगी। अब आप एंट्री कौन सी करेंगे जी, जरा जल्दी से बता दीजिए। रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट अमाउंट की आपने इनवॉइस प्रिपेयर की, लेट से 5 लाख की, तो आप सेल क्रेडिट कर देंगे 5 लाख से। इधर से आप इसे अपने लेजर के अकाउंट में ले जाएंगे। ये आपने जर्नल में एंट्री की, जर्नल से फिर ये GL में चला जाएगा, ठीक है जी। GL से एक फिर कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा, कंट्रोल अकाउंट से फिर ये फर्दर ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा और ट्रायल से फिर इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। आपने ये सिर्फ रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस समझा हुआ है। इससे पहले क्या होता है ये नहीं आपको पता था। ये आप अब पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल की अब टेस्टिंग करने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं। जब आपने कर ली अपनी रिकॉर्डिंग कर ली बुक्स में, आपने ये एंट्री कर ली, उसके बाद जब आपने उसे इनवॉइस भिजवा दी तो कस्टमर लेट से 30 दिन बाद पेमेंट करेगा, ठीक है जी। आफ्टर 30 डेज वो आपको पेमेंट करेगा। आफ्टर 30 डेज लेट से जो भी आपका क्रेडिट पीरियड है, अब आपने कैश कलेक्ट करना है। अब मजे की बात, कैश कलेक्ट करने वाला बंदा कोई और होगा। अब कैश कलेक्ट करने के बाद फिर से कुछ करना है। क्या करना है? कैश टू रिसीवेबल। अब फिर से रिकॉर्डिंग करनी है इन बुक्स, फिर से एंट्री करनी है।
अब आप क्या करेंगे जी, बैंक में अगर तो आपको चेक रिसीव हुआ है तो आप बैंक में पैसे डाल देंगे, 5 लाख आ गए और रिसीवेबल आपके खत्म हो गए। ये 5 लाख की एंट्री कर दी, ठीक है जी। ये अब आ गई, हो गई रिकॉर्डिंग इन बुक्स। यहाँ पे हो मिस एक गया बात आपका काम खत्म, ये आपका हो गया जी प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद अगर लेट से यही कस्टमर कहता है कि जी नहीं ये चीजें नहीं चाहिए, मैं इसे वापस कराना चाहता हूँ, वो चीजें वापस भिजवाता है। जैसे ही चीजें गुड्स रिटर्न होती हैं, आप कौन सा नोट इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे और उस पे आप लिखेंगे कि जी ये ले फलां इनवॉइस के अगेंस्ट हमने ये वाला क्रेडिट नोट इशू किया है और इतनी की चीजें जो है वो रिटर्न हो गई हैं। अब करना क्या पड़ेगा, ये क्रेडिट नोट जो इशू हुआ, आपने इतनी अमाउंट जो क्रेडिट नोट में आ रही है, इतनी आपने इनवॉइस में से कैंसिल कर देनी है, ठीक है जी। आप कहेंगे सर इनवॉइस भी जरा दे दें, इनवॉइस में से उतनी अमाउंट आप कैंसिल करेंगे। इसके अलावा आप गुड्स रिटर्न पे इधर से फिर एंट्री कौन सी करनी है, अब आपने बुक्स में फिर से रिकॉर्ड करना है, Sales return to receivable. सेल रिटर्न डेबिट। आप क्या कहते हैं कि जी आप सेल्स को डेबिट नहीं करते, सेल वैसी चल रही होती है, सेल रिटर्न का एक अलग से अकाउंट बना देते। लेट से उसने 1 लाख की चीजें आपको वापस कर दी, तो आप रिसीवेबल खत्म कर देंगे, तो रिसीवेबल आपका जो है वो 4 लाख पे ही पहुंच जाएगा। ये आपने कर दी एंट्री, फिर आप बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर जो रिमेनिंग पेमेंट वो वैसी प्रोसेस चलता रहेगा। ये है जी आपका एक कंप्लीट प्रोसेस सेल का। अब इसी के साथ ही मैं परचेज बना रही हूँ साथ ही, ताकि हमें पता रहे। अब यहाँ पे हमने वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, हम वेंडर हैं। अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ, ठीक है। अब मैं कस्टमर हूँ और मैंने परचेज का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। आपने तो ऑर्डर कर दिया, हमने ऑर्डर ले लिया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर यही बात हमने इनसे परचेज करनी होती, इनको ऑर्डर करने से पहले पहले हमने भी कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं। अब हमने क्या करना है, जब मिस एंटिटी में चाहिए होती है, जब भी कोई एंटिटी में लेट से एक डिपार्टमेंट में आओगे जी लैपटॉप चाहिए, अब ये लैपटॉप खरीदना ये एक छोटी सी बात नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा इस पे। लैपटॉप लेट से, या आपने कोई बड़ा कंप्यूटर खरीदना है, या लेट से व्हीकल खरीदनी है, इसके लिए आपने एक अलग से प्रोसेस बना लिया परचेज का, या आपने कोई इन्वेंट्री खरीदनी है, ठीक है जी। आपने कहा जी कि हमने प्रोसेस बनाया, अब ये व्हीकल खरीदनी है, किसने खरीदनी है जी? सबसे पहला तो सवाल किसको चाहिए फॉर होम, किस पर्पस के लिए, व्हाट पर्पस, नीड क्या है? क्या पहले गाड़ियां जो पड़ी हुई थी वो खत्म हो गई हैं? हाँ जी माजिद। मिस मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो जीडीएन होता है और ये इनवॉइस होती है, इस पे क्या क्वांटिटी लिखी होती है या वैल्यू भी आ रही होती है? जीडीएन के ऊपर क्वांटिटी आ रही होती है, ठीक है। जीडीएन के ऊपर क्वांटिटी आ रही होती है और इनवॉइस के ऊपर क्वांटिटी प्लस वैल्यू दोनों आ रही होती है। जीडीएन आपके सिर्फ ये बताता है कि जी आपके स्टोर से कितनी गुड्स निकली, कितनी आई, बस दैट्स इट। जीडीएन का ये पर्पस है, उसको रेट शेड का कुछ नहीं पता। वेयर हाउस वाले बंदे को क्या पता कि ये चीजें कितने की खरीदी गई हैं, कितने की हैं, उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है माजिद। ठीक है मिस। हाँ जी, जब आपने व्हीकल परचेज करनी है तो किसके लिए करनी है, एक नीड क्या है, तो आप कहा जाता है कि जी लेट से आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट में एक नया बंदा आया है जिसको लैपटॉप की जरूरत है, तो ये लैपटॉप आप परचेज करना है। जैसे आप क्वालिटी इंश्योरेंस में वर्क कर रहे हैं, तो क्वालिटी इंश्योरेंस में लेट से किसी बच्चे को लैपटॉप चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, जिसके पास सिस्टम नहीं है किसी टीए के पास, तो क्या एकदम से सिस्टम आ जाता है एक दिन में ही? आज आपने कहा जी सिस्टम चाहिए, जो अगले दिन सिस्टम आ जाता है? हाँ जी माजिद बताइए। नहीं मिस, टाइम लगता है। टाइम लगता है, और वो टाइम क्यों लगता है कि ये चल रहा होता है पीछे, क्या होता है? वो कहते हैं कि जी जिस डिपार्टमेंट को लैपटॉप चाहिए वो एक रिक्वेजिशन बनाए, उस रिक्वेजिशन में बताए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको ये लैपटॉप चाहिए क्यों, ये सारी आप रिक्वेजिशन बनाने के बाद, अगर आपको याद हो तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की हेड जो होती है पहले उससे साइन कराते हैं कि भाई आपके जो डिपार्टमेंट का हेड है पहले वो तो इस चीज को अप्रूव कर दे
उसने अप्रूव कर दिया तो फिर आगे चलेंगे। उसने अप्रूव कर दिया, अब ये रिक्विजिशन फिर आगे जाती है, फिर आप आतिफ साहब के पास पहुंचा देते हैं या जीशान साहब को कह देते हैं, ठीक है। आगे फिर वो जो भी प्रोसेस फॉलो वो हम बताते हैं बाद में, लेकिन रिक्विजिशन आपकी तरफ से आती है जिसको चाहिए होता है। तो ओके जी, परचेज प्रोसेस में सबसे पहले बनेगी रिक्विजिशन। हमें जी ये लैपटॉप चाहिए, क्यों चाहिए, किस डिपार्टमेंट को चाहिए, जो जाहिर सी बात है इस रिक्विजिशन को प्रिपेयर कर रहा है वो उसके ऊपर साइन भी करेगा, ठीक है जी। फिर इसको अप्रूव भी करवाया जाएगा कि ये बाकायदा लैपटॉप की जरूरत है भी कि नहीं है, ये रिक्विजिशन बनाई जाएगी। उसके बाद रिक्विजिशन दे दी जाएगी फलां बंदे को, लेट से उसको देख लेगा, अच्छा रिक्विजिशन में ये बंदा है, इसको लैपटॉप चाहिए। अब उसने करना है ऑर्डर प्लेस। उसने क्या करना है जी, ऑर्डर प्लेस करना है। उसने अब मंगवानी है, ये लैपटॉप अब मंगवाना है, कहीं से मंगवाना है, वो कहेगा आप कहाँ से मंगवाएं, ठीक है जी, कहाँ से मंगवाएं, बताइए जी कहाँ से मंगवाएं लैपटॉप। अप्रूव्ड सप्लायर्स की लिस्ट में से किसी सप्लायर से। ठीक है जी, आपने कहा कि आप पहले देखेंगे कि आप हम हमेशा किससे खरीद रहे हैं लैपटॉप। आप कहेंगे जी हमारे कस्टमर की एक लिस्ट है, सॉरी सप्लायर की, हम उससे एक जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें से मंगवाएंगे, ठीक है जी। आप सिलेक्ट कर लेते हैं सप्लायर फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट, अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट। अब ये अप्रूव करना सप्लायर को, ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक सप्लायर को अप्रूव करना, इसके पीछे प्रोसेस क्या होता है जी, ये मैं बॉक्स में बना के लिख रही हूँ इसी के बीच में। अप्रूव सप्लायर का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आप जो भी कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो आप एक बिडिंग कर देते हैं। आप कहते हैं कि जी आप एक एडवर्टीजमेंट देते हैं कि जी हमने एक लैपटॉप परचेज करना है, लेट से कौन कौन सी कंपनीज हैं या कौन कौन से वेंडर हैं जो हमें सर्विसेज दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे सप्लायर की आपको जी कोटेशन आना शुरू हो जाती हैं, वो टेंडर प्रपोज करना शुरू कर देते हैं कि सर हमसे ले लें, हमसे खरीद लें, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, वो अपनी एक, हम उनसे कहते हैं कि जी आप एक कोटेशन बना दें। कोटेशन कहते हैं टेंडर प्रपोजल, जिसके अंदर आप बता दें हमें कि हमने ये फलां लैपटॉप खरीदना है, तो आप कितने का बेचेंगे, कितनी देर में बेचेंगे, उसकी मजीद हमें फर्दर स्पेसिफिकेशंस जो है वो क्लियर कर दें उस टेंडर के अंदर, प्लस उसका रेट और जो प्राइसिंग है, कोई डिस्काउंट है तो ये हमें बता दें कि टोटल अमाउंट हमारी क्या बनेगी, ठीक है जी। ये जब हमें बता देगा कोटेशन, हम डिफरेंट सप्लायर से ये कोटेशन लेंगे, हम देखेंगे जी कि कौन सा सप्लायर हमें बेस्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और रेट भी मुनासिब है। हम वो वाला सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे और वो सप्लायर सेलेक्ट करके वो फिर आपकी अप्रूव सप्लायर लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही वो आपकी अप्रूव सप्लायर लिस्ट में आ जाएगा तो उसको एक आप स्पेसिफिक आईडी भी अलॉट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप आईकेप के मेंबर बनते हैं तो आपका सीआरएन अलॉट कर दिया जाता है, तो आप अप्रूव हो चुके हैं इसका मतलब। इसी तरह आप सप्लायर को जब आप अपनी अप्रूव लिस्ट में ऐड करते हैं तो आप उसको एक स्पेसिफिक आईडी अलॉट कर देते हैं कि हमारा फलां जो कस्टमर है, सप्लायर है, उसका लेट से नंबर 1347 है, ठीक है जी। तो इसको आइंदा पहचाना जाएगा, तो इसको कोड ये वाले से पहचाना जाएगा। नाम की अगर गलतियां हो भी जाएं तो ये फिर ये कोड जब दिया होगा स्पेसिफिक तो गलती नहीं हो सकेगी फिर, ठीक है जी। अच्छा, आपने अप्रूव सप्लायर लिस्ट से सिलेक्ट कर लिया, कोटेशन भी आपने ले ली और जो बेस्ट कोटेशन थी वहां से सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, दैट इज पीओ। ये कौन बना रहा होता है, ये हम बना रहे होते हैं। सेल ऑर्डर, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल ऑर्डर बनाना पड़ेगा, परचेज करनी है तो अब परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ये परचेज ऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम अपने सप्लायर को एक तरह का ऑर्डर दे रहे हैं कि सर ये हमें जो है लैपटॉप प्रोवाइड कर दें, ये फलां क्वांटिटी इतने बजे और लेट से, ठीक है जी, जो भी आप स्पेसिफिकेशन चाह रहे हैं। परचेज ऑर्डर पे आपने ये मेंशन करके अपने सप्लायर को भिजवा दिया, ठीक है जी। और जाहिर सी बात है परचेज ऑर्डर को बनाने वाला कोई और होगा, उसके ऊपर साइन फिर करवाने पड़ेंगे आपको, सारी चीज़ें आपने अपने वेंडर को भिजवा दिया जिसके पास ये ऑथेंटिक एविडेंस होगा कि मुझे इस कस्टमर को जो है वो सेल करनी है। परचेज ऑर्डर जैसे ही वो रिसीव कर लेगा
अब वो अपने गोडाउन से गुड्स निकालेगा जैसे हमने किया था, अपने गोडाउन से गुड्स निकालेगा और हमें जो है वो चीजें भिजवा देगा। हमें जैसे ही वो भिजवाएगा तो वो तो गुड्स डिलीवरी नोट इशू करेगा। जैसे ही हमारे पास चीजें पहुंचेंगी हम उसका जो गुड्स डिलीवरी नोट है, उसका गुड्स डिलीवरी नोट, उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट देंगे। ठीक है जी, याद है हम कस्टमर से गुड्स डिस्पैच नोट पे साइन करवाते थे। अब ये हमारा वेंडर हमसे साइन करवाएगा जैसे ही हमें लैपटॉप रिसीव हो जाएगा, ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स। वो साइन करा के एक कॉपी हमें दे देगा, एक कॉपी साथ ले जाएगा वापस। जैसे ही हमें चीजें रिसीव हो जाएंगी तो हम वेयर हाउस में एंटर करने से पहले ये चीजें गुड्स रिसीट नोट प्रिपेयर करेंगे। अब अपना ये हम इशू कर रहे होंगे जो परचेज करता है। ठीक है जी, हम रिसीट नोट प्रिपेयर करेंगे कि जी हमें ये फलां इतने की लैपटॉप मिल गया, ये क्वांटिटी थी, हम उसे मैच कर देंगे कि परचेज ऑर्डर पे हमने इतनी क्वांटिटी कही थी उसे, और अब हमें बकायदा उतनी चीजें मिली भी हैं कि नहीं मिली। तो गुड्स रिसीट नोट पे जो क्वांटिटी आए और जो परचेज ऑर्डर पे क्वांटिटी है वो दोनों क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ठीक है जी, गुड्स रिसीट नोट प्रिपेयर कर लिया और आपने अपने गोडाउन में चीजें भिजवा दी। जैसे ही आपके वेंडर के पास ये एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगी कि हमने चीजें रिसीव कर ली हैं, वो आपको क्या दे देगा, इनवॉइस। अब वो अपनी इनवॉइस बनाएगा जैसे हमने बनाई थी। वो इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय वेंडर, और वो आपको फिर सेंड कर देगा। ठीक है जी, जैसे ही हमें इनवॉइस मिलेगी हम सबसे पहले उस इनवॉइस को मैच करेंगे किसके साथ, सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर के साथ कि क्या वाकई परचेज ऑर्डर पे इतनी क्वांटिटी थी जितनी हमने उसने हमें इनवॉइस बुकिंग करके दी है। फिर हम उसे जीडीएन के साथ भी मैच करेंगे, गुड्स डिस्पैच नोट जो उसके सप्लायर का था कि इसने जो हमें इनवॉइस भिजवाई है इसने खुद हमें उतनी चीजें भिजवाई हैं कि नहीं भिजवाई। फिर हम इसे जीआरएन के साथ भी मैच करेंगे, गुड्स रिसीट नोट अपने कि हमारे पास असल में उतनी चीजें आई भी हैं कि नहीं। इन सब को आपस में मैच करने के बाद हम ये इनवॉइस रिसीव कर लेंगे। और अब क्या करेंगे जी, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या एंट्री करेंगे जी, परचेजेस डेबिट Purchase. पेबल्स। परचेज अब हम डेबिट कर देंगे क्योंकि अभी हमने पैसे नहीं उसको दिए। लेट से 1 मिलियन की हमने परचेज की, परचेजेस डेबिट कर दी, और क्रेडिट क्या होगा जी, पेबल्स। सप्लायर यहाँ Payables. पे पेएबल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारी 1 मिलियन की लायबिलिटी आ गई। जैसे ही हमने इनवॉइस रिकॉर्ड कर ली, सब कुछ मैच है, ओके हो गया। अब हम कहेंगे कि जी हमने जो भी हमारी क्रेडिट लिमिट थी हमने उससे कहा था कि जी 1 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। 1 महीने बाद हम उसे कैश जो है वो ट्रांसफर करेंगे। अब जो कैश जो ट्रांसफर यानी कि कैश पे करने वाला बंदा है वो कोई और होगा जो उसकी कैश की कस्टडी संभाल रहा होगा। उसके बाद हम इसकी एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। अगेन क्या एंट्री होगी जी, सप्लायर्स डेबिट कैश क्रेडिट। सप्लायर डेबिट और आपके कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री हो गई। इसके बाद जी सब कुछ हो गया, परचेज खत्म हो गई। ये आपने प्रोसेस देखा है। प्रोसेस के अंदर अब ये मैंने आपको रिस्क कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले करा दिए। ये इसलिए कराए कि पहले आप वो समझ लें। ये कुछ होते हैं, कुछ टैक्टिक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर का चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बता दिए, ये प्रोसीजर होते हैं। तो कुछ इसी तरह की टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज की है। ये चीजें आपको मैंने ताकि आपके दिमाग से गुजर जाए, नजरों से गुजरे कि गुड डिस्पैच नोट क्या है, सेल ऑर्डर क्या है। अब मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो है वो प्रोसेस बता दिया। अब आपने खुद सोचना है उसने क्या किया है कि जब ऑर्डर प्लेस करने वाले को, उसको ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं तो एक स्टेप बना दिया, जब आप गुड्स रिसीव करते हैं तो उसको सेकंड स्टेप बना दिया, जब आप फिर उसकी एंट्री करते हैं अपनी बुक्स में तो उसको तीसरा स्टेप बना दिया। फिर उसने कहा जी कि इन तीनों स्टेप पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इन तीनों स्टेप पे क्या क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, फिर इन तीनों स्टेप्स पे क्या क्या आप इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करेंगे, और फिर इन तीनों स्टेप्स पे आप उन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो ये आप ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क भी करके आए हैं। जो अब नहीं भी करके आए तो वो अब आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकता है, बुक से हेल्प ले सकते हैं प्रोसेस पढ़ के। ठीक है जी, आपने सबसे पहले अगेन वो 3 स्टेप बना लिए इसके, इसी तरह 3 स्टेप आपने सेल प्रोसेस के बना लेने हैं।
यहाँ पे अगर आप ऑर्डर यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं। इधर आप अगर गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं, गुड्स सेंड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो परचेज में आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग का दोनों में सेम ही होगा, देख लीजिएगा, आप कंट्रोल देखेंगे तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का फर्क होगा, अदरवाइज जो कंट्रोल एंटर किए जा रहे होंगे इंटरनल कंट्रोल्स, वो दोनों में तकरीबन सेम ही होंगे। ठीक है जी, दोनों में सेम होंगे तकरीबन। हाँ, कुछ बेसिक चीजें होंगी, आपको यहाँ पे सेल प्रोसेस में समझना पड़ेगा कि इनवॉइस का आप प्रिपेयर कर रहे हैं। परचेज ऑर्डर, जब परचेज का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इनवॉइस आपका वेंडर आपको भेज रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये अब आपने समझनी है। अब आपने इसको दोबारा से बुक से अपना अच्छे से पढ़ लेना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिटरली, और आपने एक एक रिस्क और साथ साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी उसका इंटरनल कंट्रोल बनता है वो आपने साथ लिखना है, और साथ ही उसके कंट्रोल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला चैप्टर 5 के 5 पेपर्स भी कराऊंगी, तो आपने अच्छे से देख लेने हैं चैप्टर 5 के 5 पेपर्स, और एक बार चैप्टर 5 को गो थ्रू कर लेना है। होपफुली कल मैं डबल क्लास रख दूं, होपफुली, तो बी प्रिपेयर। चले मैं अब आती हूँ जी, दो प्रोसेस तो हमने पढ़ लिए, सेल का प्रोसेस, परचेज का प्रोसेस, ये तो सारा आपने, इसको मैंने जैसे आपको रिवाइज कराया। अब आते हैं कि जी एक और प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पेरोल। पेरोल प्रोसेस, एंटिटी में सेल परचेज के अलावा भी कुछ और चल रहा होता है। हाँ जी अनिका। मैम, ये जो आप बता रही थी ये असाइनमेंट है? कौन सी? ये जो आप बता रही थी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कॉलम्स में लिखने हैं। हाँ, ये Purchase- जिन बच्चों ने तो लिख लिया है वो मुझे आज व्हाट्सएप कर दें, और जिन्होंने अभी नहीं लिखे वो आज इसको लिख के इवनिंग तक मुझे ये सेंड कर दें, ये उनके लिए असाइनमेंट है। अदरवाइज तो ये मैंने काम आपको सैटरडे का दिया हुआ था। यस मैम, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, मैंने क्लास लेट ज्वाइन की, मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। पेरोल प्रोसेस क्या है जी? अब आपको पता है कि जी एंटिटी में सेल परचेज के अलावा कुछ और भी हो रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है भाई? जो लोग बैठे हैं रिकॉर्डिंग करने, जो ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, वो लोग भी तो हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? हाँ जी, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉइज। हम बंदे, मशीनें तो नहीं वो काम कर रही। ऑर्डर कौन प्लेस कर रहा है? बंदे कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉइज बैठे हुए। तो अब एम्प्लॉइज फ्री में तो नहीं वहां बैठे, एम्प्लॉइज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उन सर्विसेज के नतीजे में पैसे लेके जा रहे हैं हमसे, मनी लेके जा रहे हैं। क्या हो अगर आप एम्प्लॉइज को जो पेमेंट कर रहे हो वो सही से कैलकुलेट ना करें, क्योंकि एक एम्प्लॉय तो है नहीं, बड़ी बड़ी एंटिटीज में तो पता नहीं कितने एम्प्लॉइज पहुंच जाते हैं, लाइक 500, 1000 तक एम्प्लॉइज हो। ठीक है जी, और हर एम्प्लॉय की सैलरी भी डिफरेंट होती है, आपको ये भी पता है, सैलरी डिफरेंट होती है। फिर हर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फिर क्या होता है कि जी हर बंदे की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा होता। लाइक एक बंदे को कहा जाता है आपको 2 साल बाद इंक्रीमेंट लगेगा, पॉलिसी बनाई होती है एंटिटी ने कि जी जो कम से कम जिस बंदे को 5 साल हो गए हो तो वो बंदा इंक्रीमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगेगा। तो इंक्रीमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, इंक्रीमेंट्स के अलावा अगर आपको पता हो कि टैक्स, आपने एक चैप्टर पढ़ा, अपना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, टैक्स का पढ़ लिया जी? सबने पढ़ा हुआ टैक्स? यस मैम। टैक्स सबने पढ़ा हुआ है, हमें जी पता है। मिस। अब आपको ये भी पता है कि टैक्स भी डिफरेंट होता है इन एम्प्लॉइज का। ठीक है जी, टैक्स भी डिफरेंट होता है, सारे के सारे एम्प्लॉइज टैक्स सेम तो नहीं पे कर रहे होते, वो अपनी एम्प्लॉइज अपनी सैलरी के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। तो ये बड़े फिर सैलरी में भी बड़े मसले आते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सैलरी की कैलकुलेशन ठीक ना हो, सैलरी की जो आपने कैलकुलेशन की उसमें आपने जो बेनिफिट्स की कैलकुलेशन है वो गलत की हो, आपने जो इंक्रीमेंट्स है वो रेट गलत उठा लिए हो, आपने 2 एम्प्लॉइज को मिक्स कर दिया हो, आपने टैक्स की कैलकुलेशन गलत कर दी हो,
टैक्स के लिए जो रेट उठाना था वो कोई और था, आपने रेट गलत उठा दिया हो। तो अगर पता चले तो ये आपकी सैलरी, अगर आपको पता चले ये आपकी एंट्री क्या होती है जी, सैलरीज एक्सपेंस होती है। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये प्रोसेस है पूरा। ये तो गलतियां हो गई तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड हो जाएंगी, मटेरियल मिसस्टेटेड हो जाएंगी, इतनी ज्यादा गलतियां आ रही हैं। तो पेरोल भी यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज में पेरोल की भी एक बड़ी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। उन्होंने जब आप कहते हैं कि जी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करें, तो फिर एक काम के लिए 4-4 बंदे जब रखेंगे तो कॉस्ट तो आएगी फिर। तो यही मसला है कि जी छोटी एंटिटीज में थोड़े से लोग होते हैं, तो वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का भी मसला होता है। तो फिर कहते हैं कि जी पे रोल का प्रोसेस ही एक अलग बना लेते हैं, पे रोल को कैसे जो है पेमेंट की जाएगी, किस तरह से उनके साथ डीलिंग की जाएगी, इसके लिए हम अलग से एक प्रोसेस बना लेते हैं। मैंने मैक्सिमम ये कोशिश की है अब कि जो अब आपको मैं सैलरी वाला टॉपिक पढ़ाऊं, उससे पहले मैंने एक थोड़ी सी एग्जांपल ले ली है, थोड़ी न्यूमेरिकल वे में, क्योंकि हम अकाउंटेंट हैं, हमें जो है बातें फिगर्स में ही समझ आती हैं, उसके बगैर तो हमें समझ नहीं आती। मैं अज्यूम कर रही हूँ एक कंपनी है जिसके लेट्स से 200 एम्प्लॉइज, ठीक है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी एंटिटी है, उसके 200 एम्प्लॉइज हैं और आपने उन 200 एम्प्लॉइज की सैलरीज रिकॉर्ड करनी है। और इस पे बड़ी एक आपको पता है कि लंबी चौड़ी वो कैलकुलेशन है, हर महीने सैलरी की वर्किंग होगी, हर महीने टैक्स डिडक्शन होगी, हर महीने ये सारी वर्किंग चल रही होगी। फिर बीच में सोने पे सुहागा ये होगा कि कुछ एम्प्लॉइज छोड़ के भी जा रहे होंगे और कुछ एम्प्लॉइज नहीं भी आ रहे होंगे। नए आएंगे तो फिर अब आपको जाहिर सी बात है उन 15 दिन की वो 2-3 दिन की सैलरी पे करते हैं, आप पूरे महीने की सैलरी पे नहीं करते। तो ये भी बीच में बड़े मसले आएंगे, खपखपा आएंगे। तो सैलरी कैलकुलेट करना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो पेरोल जो एक्सपेंस है उसको हम एक तो उसके ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। हम अभी ये सारा प्रोसेस समझ रहे हैं हमने, क्योंकि इनके ऊपर एक इंटरनल कंट्रोल परफॉर्म करने हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं। तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे प्रोसेस, तो उसके बाद ही तो हमें समझ आएगा कि जी यहाँ पे क्या कंट्रोल्स लगने चाहिए, और अगर ये कंट्रोल्स हैं तो हमने इन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करना है। ठीक है जी, क्योंकि ऑडिटर जो है वो 2 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, रिस्क असेसमेंट को तो साइड पे करिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर परफॉर्म करता है, अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, और परफॉर्म करके पता चला जी कंट्रोल इफेक्टिव है, तो आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम हो जाते हैं। इसलिए ये हमारा हम ये सारा पूरा का पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं जी, पर एम्प्लॉय, मैं एक एम्प्लॉय ले रही हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हर एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी सब कुछ सेम है, ठीक है। होता ऐसा नहीं है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 200 एम्प्लॉयज हैं, 200 की 200 एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो सेम है सब कुछ। मैं अब एक एम्प्लॉय की कैलकुलेशन करूंगी, पर एम्प्लॉय की मैं कैलकुलेशन करूंगी और मैं उसको प्रोरेट कर दूंगी जी, मल्टीप्लाई कर दूंगी कि 200 एम्प्लॉयज की ये सैलरी होगी। चले जी, मैं कहती हूँ कि एक एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक सैलरी आपकी है जी 20,000 लेट से। ये बेसिक और ग्रॉस सैलरी में कोई फर्क मुझे बताने की जरूरत है या बता दूं? हाँ जी, नो टैक्स है आपने पूरा। बेसिक बता सैलरी जो दूं। बेसिक रखी होती है उसके अंदर कोई अलाउंस वगैरह नहीं होता। अलाउंसेस इसके अलावा आप कोई एक जनरल अलाउंस आप उसे डाल देते हैं कि जी इस एम्प्लॉय को जनरल अलाउंस 3,000 दिया जाएगा। और आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये जितने भी अलाउंसेस बेनिफिट जो भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिल रहे होते हैं कि उसकी सैलरी का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपने कोई और उसको बेनिफिट दिया, जनरल बेनिफिट आप उसे कह देते हैं, वो आप कहते हैं कि जी वो 2,000 उसे पर मिल गया। फिर उसको आप ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, 1,000 का अलाउंस आपने दे दिया। फिर आप उसे हाउस अकोमोडेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, आप उसे कह देते हैं कि जी आप जिस घर में रहते हैं उसका रेंट कंपनी पे करेगी, ये भी उसकी सैलरी का पार्ट है, 4,000 लेट से। आपने फिर कहा जी कि अगर आप इस महीने कोई भी मेडिकल खर्चा करेंगे अपने जो भी है अपने डिपेंडेंट पे या अपने पे, तो हम आपको मेडिकल अलाउंस भी एक देंगे। तो ये अगेन आपके सैलरी का पार्ट है, ठीक है जी। मैंने इन सब का टोटल किया तो ये अब आपकी बनेगी जी ग्रोस सैलरी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। मैं सिर्फ वो चीजें लिख रही हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। मैंने इन सब का टोटल किया तो बना जी 31,500, ठीक है जी। ये क्या है, ये पर ईयर है, पर ईयर है, पर मंथ है।
पर मंथ। हर एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो पर मंथ ही तय की जा रही होती है, पर ईयर नहीं होती। तो मैं भी ये पर मंथ सैलरी कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है जी। टैक्स के पर्पज के लिए आप जाहिर सी बात है 12 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और पूरे साल की आप सैलरी उठा रहे होते हैं टैक्स के पर्पज के लिए। मैं पर मंथ सैलरी कर रही हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने बीइंग एन अकाउंटेंट मैंने देखना है कि मैंने कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मैंने तो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है और सैलरी की तो आपको पता है मंथली जो है वो ट्रांजेक्शन चल रही होती है। मैंने पर मंथ कैलकुलेशन की। अब आपको पता है कि कुछ डिडक्शंस भी होती हैं डिडक्शंस कुछ। उन डिडक्शन में मैंने कहा जी कि अगर इस एम्प्लॉय ने लेट से कोई एडवांस लिया हुआ था, एडवांस या इसको लोन दिया हुआ था, तो पहले हम उसकी इस सैलरी में से वो 4000 का लेट से इसने लोन लिया था वो डिडक्ट करेंगे। फिर हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि हमने पॉलिसी बनाई है कि जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी वो पूरी नहीं मिलेगी बल्कि उनका प्रोविडेंट फंड काटा जाएगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड के नाम से कंट्रीब्यूशन होती है। लेट से आप कहते हैं कि जी ग्रोस सैलरी का 5% ऑफ ग्रोस सैलरी, ये आपने एक परसेंटेज रखी हुई है। ये होता क्या है कि जी प्रोविडेंट फंड आप शुरू में उससे कंट्रीब्यूशन लेते जाते हैं और ये कंट्रीब्यूशन फिर आपने क्या करना है, वो जब जॉब छोड़ के जाएगा तो आप उसको टोटल अकुमुलेट करके अमाउंट दे देते हैं। ये एक बेनिफिट बस आपने रखा होता है कि पैसे असल में एम्प्लॉय के ही होते हैं, ये जो प्रोविडेंट फंड के होते हैं। तो क्या हो जाएगी जी, आपने लेट से 1575 आपने ये डिडक्ट कर लिए उसके। इसके अलावा कोई सोशल सिक्योरिटी के नाम से एक डिडक्शन होती है जो कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी काटी जा रही होती है। लेट से वो फिक्स है, वो 500 काट लिया आपने। इसके अलावा एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो मैंने अभी याद नहीं लिखी, वो कौन सी है जी? टैक्स मिस कटेगा। अब टैक्स की वर्किंग पे आना पड़ेगा। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा उसके तो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेट से मैंने अब इसका टैक्स निकालना है। टैक्स तो आपको पता है, टैक्स निकालने के लिए वो पर मंथ नहीं पूरे साल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेट से मैंने कहा 31,500 इसकी ग्रोस सैलरी है। आपको पता है कि टैक्स के पर्पज के लिए आप ग्रोस सैलरी उठाते हैं, कभी भी ये नेट सैलरी नहीं उठाते, ये डिडक्शन वगैरह लेस करके। आप ग्रोस सैलरी उठाई, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 12 से, कितना आ गया जी? लेट से 378,000 आ गया। मैंने अब जो भी स्केड्यूल है मैंने टैक्स रेट निकाले। अगर ये सैलरीड पर्सन है, मैंने कहा कि जी उसमें मैंने स्पेसिफाई किया रेट, तो पता चला जी 2 लाख तक इसकी एग्जाम्प्ट है और जो एक्सीड करेगी उसके ऊपर लेट से रेट कोई भी आप लगा ले, 5% 12% लगा ले, इतना ज्यादा नहीं, आप इसे 2% लगा ले रेट, ठीक है। तो मैंने कहा जी 2000 प्लस ये अमाउंट जो अभी कैलकुलेट होगी, तो कोई बता सकता है कितनी आती है? 5560 5560 कैलकुलेट कीजिए इन दोनों। क्या आता है? टोटल 5560 टोटल 5560। ठीक है जी, टोटल आपका जी 5560 आ गया। ये पूरे साल का टैक्स है कि एक महीने का? साल ईयर टैक्स, इसका ईयरली टैक्स बनता है। अब हमने तो इसकी डिडक्शन करनी है मंथ बेस पे। अब आप इसको कर लेते हैं डिवाइड 12 पे, कितना आता है जी? 463। यस मैम। 463 अब पर मंथ आपने इसकी टैक्स की कैलकुलेशन करते जानी है। आप 463 का टैक्स डिडक्ट करेंगे। अब मुझे बताइए कि अब इसकी जो नेट सैलरी है वो कितनी बनी? हाँ जी, 24,962। मैंने क्या किया, सिंपल ग्रोस सैलरी में से ये डिडक्शन लेस की, तो ये मेरी नेट सैलरी है। ये सैलरी है असल में जो आप पे करेंगे, ये पे करेंगे आप एम्प्लॉय को। मैं अगर इसकी एंट्री बनाना चाहूँ तो कोई मुझे एंट्री बताएगा कि मैंने इस पूरी जो सब कुछ किया है इसकी एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, कोई एंट्री बता दे मुझे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, पेबल सैलरी पेबल क्रेडिट। सैलरी, एक सेकेंड, पेरोल आप पेरोल अकाउंट डेबिट करेंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का बिल्कुल आपका शुरू का कुछ चैप्टर है जिसको अब मैं आपके साथ रेफर कर रही हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा जी, पेरोल अकाउंट आप डेबिट करेंगे पूरी ग्रॉस सैलरी से 31,500 से। अब मैं क्रेडिट क्या क्या करूंगी? क्रेडिट देखिए जी, मैंने पूरा 31,500 से पे नहीं करना। मैंने पहले तो उसका लोन काटना है जो उसने मुझसे लोन लिया था। वो जाहिर सी बात है मेरा एसेट था एडवांस टू एम्प्लॉय, तो मैं वो अपने इस एसेट को कम कर लूंगी।
एडवांस टू एम्प्लॉय कितने से? 4,000 से। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड जो मैंने उसका काटा है वो मेरी लायबिलिटी है। आज तो मैंने उसके पैसे काट लिए, जाहिर सी बात है उसकी तो सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। 1575 में यहाँ से काट लिए। और क्या कटा जी? सोशल सिक्योरिटी, वो 500 रुपये निकली। टैक्स कितना निकला जी? 463। अब रिमेनिंग सैलरी जो है ये मैंने सैलरी उसको पे करनी है। असल में इस महीने के एंड पे उसको जो सैलरी पे की जाएगी वो ये की जाएगी 24,962। ये है जी आपकी एंट्री, ये एंट्री करेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, आप लेट से महीना पूरा हो जाता है, रिकॉर्डिंग आपने कर ली, तो आप 15 दिन बाद जाके पेमेंट करते हैं, महीना एंड होने के भी 15 दिन के बाद। तो इसका मतलब अभी पेमेंट तो नहीं हुई, आपने सैलरी पेएबल करके रिकॉर्ड कर लिया मंथ एंड पे, ठीक है जी। सैलरी आपकी ड्यू हो गई है जितनी आपने पे करनी है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की, आपने उसे लायबिलिटी बना ली, ये सैलरी पेएबल आपकी लायबिलिटीज में आ रहा होगा, ठीक है जी। जब आप उसे पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक क्रेडिट, सैलरी पेबल डेबिट। सैलरी पेएबल डेबिट, अपनी लायबिलिटी खत्म कर देंगे 24,962 से, और आप अपना बैंक बैंक 24,962 से, सिंपल, ओके। अब आपको पता नहीं चला, लेकिन आपने पूरा सैलरी का एक प्रोसेस समझ लिया है, और 4 स्टेप्स थे बीच में जो आपने चारों समझ लिए। मैंने तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की कैलकुलेशन की है। अगर आप इन्हीं को सबको 12 से वो उससे मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, अज्यूम किया कि ये सारे एम्प्लॉयज की सैलरी ऐसी कैलकुलेट हो रही है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है एक एक एम्प्लॉय की सैलरी की इस तरह कैलकुलेशन की जा रही होगी। 200 एम्प्लॉयज है तो 200 एम्प्लॉयज की इस तरह सैलरी की कैलकुलेशन होगी, इस तरह एंट्री होगी। लेकिन जाहिर सी बात है आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टोटल एंट्री जाएगी वो पूरे पेरोल अकाउंट से मुराद है कि जी सारे एम्प्लॉयज की जाएगी। मैंने तो यहाँ एक एम्प्लॉय उठाया हुआ है फॉर द सेक की सिंप्लिसिटी मैं कर सकूं, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा ना डालूं। तो फिगर्स हमने तो प्रोसेस समझना है। अब आपको पता नहीं चला, लेकिन आपने 4 स्टेप्स जो है वो समझ लिए। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस सैलरी। पहला स्टेप आप, ये है जी आपका पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, ओके। स्टेप नंबर 2 आपने किया है कि जी कैलकुलेशन किया आपने टैक्स की और अदर डिडक्शन। सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड अदर डिडक्शन। तीसरा स्टेप आपने क्या किया जी, आपने फिर इनकी रिकॉर्डिंग की है अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग इन बुक्स या फिर अकाउंट्स। और चौथा स्टेप आपने क्या किया है, आपने पेमेंट की है सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी। मैं अगर बाइफरकेट करना चाहूँ, ये मेरा स्टेप 1 है, डिडक्शन की कैलकुलेशन, नेट सैलरी की कैलकुलेशन, बेसिकली ये मेरा स्टेप 2 है, एंट्री करना मेरा स्टेप 3 है, और ये पेमेंट जब हो जाए तो ये मेरा स्टेप 4 है। अब आप अगर प्रोसेस को पूरे समझते हैं तो ये 4 आपके प्रोसेस में स्टेप्स हैं। आपके जो पेरोल प्रोसेस है इसके अंदर ये 4 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व हैं। ये 4 स्टेप्स पे उसने आपको एक एक स्टेप की जब आप बात करते हैं तो उसने यहाँ पे आपको रिस्क बताए हैं, यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है, उसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताया है, इस स्टेप पे क्या इंटरनल कंट्रोल लगाए जा सकते हैं इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, और इस स्टेप पे ये इंटरनल कंट्रोल जो लगे हैं आप इन्हें टेस्ट कैसे कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगेन इसमें भी यही सेम 4 चीजें। रिकॉर्डिंग जब आपने करनी है इसमें भी अगेन रिस्क, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, फिर ये अगेन 4 चीजें। तो ये इस तरह से चलेगा। आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है।
अब आपने सिंपल करना ये है, अगर हम अपनी बुक पे आए, बुक के अंदर अगर हम आते हैं, बुक आएगी, इस मेरे पास खुली नहीं हुई अभी, चले बुक नहीं खुली हुई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जी आपके जो बुक के अंदर अगर आप आते हैं तो उसने पूरा कंप्लीट पेज आपको 4 स्टेप बताए हुए हैं, और उन 4 स्टेप के इंडिविजुअल बेसिस पे उसने रिस्क लिखा, साथ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, और साथ उसके कोरस्पॉन्डिंगली उस रिस्क के इंटरनल कंट्रोल क्या होगा और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये अब आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, अच्छे से इनफैक्ट याद कर लेने हैं, ठीक है जी। और बुक से आपने अच्छे से जब कर लेने हैं तो उसके किसी भी कंट्रोल में या किसी में आपको मसला आता है तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। चलें जी, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कल होपफुली मैं शायद डबल क्लास रखूं, शायद की बात है, अगर हम सवाल सॉल्व करते हैं तो मैं डबल क्लास रख दूंगी फिर। चलें जी, मैं मीटिंग एंड करती हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज। और जिन्होंने असाइनमेंट अभी मुझे सबमिट नहीं की, सारे बच्चे व्हाट्सएप कर दें।